हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के वो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो एमसीक्यू टाइप और वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं, हम सारे एमसीक्यूज देखने वाले हैं किस टाइप के एमसीक्यू पूछे गए। ठीक, दूसरी चीज़ एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी क्या होंगे कि एरियाज होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, हम देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, देखते हैं क्या पूछा गया। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा सब लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन गॉस थ्योरम कह रहा है एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र पर क्यूएच रखा गया। तो यहाँ पे बर्तन हमारा कैसा है, बेलनाकार। बिल्कुल बेलनाकार है। तो अगर बेलनाकार है और इसके केंद्र पर रखा गया है क्या आवेश, क्यू आवेश रखा गया। पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा। अब अगर आपने इसको देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई भी बर्तन है, ठीक है, तो किसी भी उसके लिए बंद क्रस्ट के लिए क्या कहते हैं, जो फ्लक्स होता है वो कितना निकल करके आता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे हमारा बर्तन क्या है, आधा बंद है, मतलब ये वाला तो हिस्सा बंद है, लेकिन ये वाला हिस्सा क्या है, खुला हुआ है। तो इसका मतलब है जो भी फ्लक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पूरा तो होगा नहीं। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आधा है, इसका मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अगर ये चीज़ नहीं समझेंगी इसे देखिए, हमने क्या बताया कि जो आपने गॉस थ्योरम पढ़ी होगी उसमें पढ़ा होगा कि किसी भी प्रश्न बंद प्रश्न के लिए जो विद्युत फ्लक्स होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो है आपका कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन के खुले सिरे के केंद्र को, ठीक है, तो खुले सिरे पर दे रखे हैं यानी एक सिरा खुला हुआ है, बंद है। तो ऐसा में जो फ्लक्स होगा वो कैसे हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू कितनी आई, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाफ कह रहा है, इसको 1/2 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। बात पहले पड़ी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए क्या कह रहा है। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये है, इसमें आपसे पूछा गया है कि अगर पूर्व दिशा में क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र से द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें से क्या हो सकती है। तो आप भाई हमसे क्या कह रहे हैं, जरा क्वेश्चन समझो कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर, तो चुंबकीय क्षेत्र हमारी है इधर। ठीक, अब सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें नहीं पता है, लेकिन उसने कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, जैसे यहाँ पे अगर हमारी चुंबकीय क्षेत्र लगी, दिशा तो हमें पता नहीं है। कह रहा है कि जब ये यहाँ से गुजरता है तो ये किधर जाता है, उत्तर की तरफ। ठीक है, हमसे पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो सकती है, कैसे करोगे ऐसा सवाल। चलो बताओ, क्या लगता है क्या होना चाहिए, कि हमको इसमें क्या करना चाहिए। अब खुद सोचो पहले कि अगर हम लोगों ने क्या कहीं पे ऐसा कुछ पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और ये चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई भी चीज नहीं पढ़ी है। हम लोगों ने किसके लिए पढ़ी है, हम लोगों ने पढ़ रखी है धारा की भी, कि भाई अगर धारा होगी तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध पढ़ा है, उस पर तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तब ऐसे में क्या करेंगे,
कोई आइडिया लगाओ, जल्दी सोचो, थोड़ा सा टाइम दे रहा आपको। यही पल्ले पड़ रहा है, कोई भी आइडिया? चलिए देखिए, हम ही बताते हैं फिर क्या होगा। देखो, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का नियम पढ़ो, ठीक है? अगर वो तुम्हें दिमाग में हो, हम लोगों ने याद करो, ऐसे कुछ पढ़ा है कि जो हमारे फिंगर है वो दिखाती है किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। ये तीन फिंगर इधर दिखाती हैं किसको? धारा को। तो जो अंगूठा होता है वो दिखाता है किसको? फोर्स को, है ना? यही है, ये लेफ्ट हैंड अपना बना लेना, बायां हाथ। अब इसमें इलेक्ट्रॉन दे रखा है, और ये जो है बता रहा है कि जब इसमें जाता है तो ये उत्तर की दिशा में जा रहा है। यानी जो बल लग रहा है, ये क्या है? बल, जो इसको किधर लेके जा रहा है? उत्तर की तरफ। तो अब हमने पढ़ रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन तो हमें पता नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर पूरब में जा रहा है तो आपको पढ़ो भाई, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, ठीक है, उसके विपरीत दिशा में धारा उत्पन्न होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो जो धारा उत्पन्न होगी वो किधर होगी? इस तरफ होगी, ठीक है? तो धारा होगी किधर? इधर। आपका बल किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ, ठीक है? जाहिर सी बात है, ये आई हो गया, ये एफ हो गया। अंगूठा आपका किधर हो जाएगा? यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वो हो जाएगी किधर? तल के लंबवत नीचे की तरफ। इसको लेफ्ट हैंड से बना करके देखना, ठीक है? जब बनाओगे तो तुम देखोगे जो तुम्हारी फिंगर फिंगर होगी, ठीक है, सिंगल फिंगर, वो किधर जा रही होगी? तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है? ध्यान रखना यहाँ पे कॉन्सेप्ट, कि ये जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये ऐसे हो। वैसे क्वेश्चन छोड़ो, पूर्व दिशा में प्रक्षेपित एक इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो पूरब में इलेक्ट्रॉन जा रहा था, ठीक। उत्तर दिशा की ओर जब चुंबकीय क्षेत्र में जाता है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र में जा रहा है पे ऊपर, यानी यहाँ से जाने पे इस पर एक बल लग रहा है, ठीक है? बल क्या कर रहा है? इसको उत्तर दिशा में, एन का मतलब ये उत्तर दिशा है, उत्तर की ओर इसको विक्षेपित कर रहा है। पूछा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता नहीं। हम लोगों ने फ्लेमिंग का नियम पढ़ रखा है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। तो फ्लेमिंग कहता है कि भाई एक आपकी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दिखाती है, एक धारा को, और एक लगने वाले बल को। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कहीं पे आता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन से हमें क्या निकालनी? धारा। तो भाई पूरब की तरफ ये धारा जा रही है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, तो इसके विपरीत यानी धारा का मान इधर आएगा। अब इस पर लगने वाला बल का मान किधर है? ऊपर। तो बाएं हाथ तुरंत निकाल लो, उंगली को भी खाना धारा की दिशा में, ठीक है? बल को यानी दिखाना किधर? ऊपर की तरफ। तो देखोगे जो उंगली आएगी वो किधर आएगी? नीचे की तरफ, ठीक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तल के लंबवत नीचे की ओर, ठीक है? तभी ऐसा बनेगा। चलो, नेक्स्ट। कह रहा है समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों के पथ में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखे, तो किधर जाना चालू होगा? अब ये कैसे होगा?
इसको नहीं, देखिए, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं ये दो चीजों से मिलकर बनेंगे। कहे कैसे? एक तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, दूसरा इसमें सॉरी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों हो गए इसमें। ठीक। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें चुंबकीय बल कभी लगता है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मोशन में होता है। एफएम का मतलब मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो ये कब लगेगा? जब आपका इलेक्ट्रॉन कैसा हो, गति कर रहा हो। और यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तो गति पूछ रहा है ना, इलेक्ट्रॉन गति करना प्रारंभ करेगा। इसका मतलब है क्या है? रुका हुआ है। तो अगर रुका हुआ है तो इसका मतलब है इस पर एक बल काम करेगा, जो कि होगा कौन सा? वैद्युत बल, जो इसको पहले क्या करेगा? चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये बल क्या करेगा? इसे बल लगाएगा, इसको गति देगा, तब जाकर के ये गति चालू करेगा। तो इसका मतलब है कि जो इसकी गति है वो गति के लिए कौन जिम्मेदार है? वैद्युत क्षेत्र। तो अगर वैद्युत क्षेत्र जिम्मेदार है तो इसका मतलब है ये किधर चलना चालू करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा किधर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। ठीक है। ये वाला टॉपिक आप जब पढ़ेंगे तो इसको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कब लगता है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसमें लगने वाले बल का मान निकालता है। और यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है कि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन रखा है तो गति करना प्रारंभ करेगा कब? तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वैद्युत क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट। अब कह रहा है कि हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि दे उत्तल लेंस के प्रत्येक प्रस्थ की वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1 पॉइंट, सॉरी, त्रिज्या आर दे रखी है। और इसका हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? पूर्णांक दे रखा है। और पूछ रहा है कि एफ का मान इसमें कितना होगा। कैसे निकालेंगे फिर? तो देखिए, हम लोगों ने कहीं पे लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1/r इज इक्वल टू n-1 1/r1 प्लस 1/r2। दो उत्तल लेंस है ना, तो इसकी त्रिज्या इधर कहीं बनेगी, इसकी त्रिज्या इधर ऐसे। इस वाले तल के लिए त्रिज्या मान लो r1, इस वाले के लिए त्रिज्या कितना मान लो r2। तो r1 देखो, r1 पॉजिटिव हो गया, जिसको पता है कि भाई बस इधर रखी होगी लेफ्ट में, लाइट इधर से इधर जाएगी, तो एसी की डायरेक्शन में जाएगा तो ये पॉजिटिव। R2 क्या है? R2 की त्रिज्या इधर आ रही है, यानी विपरीत डायरेक्शन में। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -r। अब नाम दे रखा है 1.5 -1, यह है कि 1/r माइनस, ये कितना आ जाएगा? -1/r, 0.5 1/r माइनस माइनस प्लस 1/r। वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 इंटू 2/r। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1/r इज इक्वल टू एफ। ये फ्री आ भी है फिर कुछ, है ना? तो यहाँ से अगर हम, सॉरी, 1/f इज इक्वल टू 1/r, 1/f इज इक्वल टू 1/r, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ वैल्यू कितनी आती है? आर के बराबर। इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू आर। पहले पड़ी बात, द्वित्व लेंस है तो ये द्वित्व लेंस बनाए, एक के लिए r1 पॉजिटिव, r2 की वैल्यू नेगेटिव उठा करके रखी और इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है। चलो नेक्स्ट।
कह रहा 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का शिखर विभव क्या होगा। अब शिखर विभव क्या होगा, हम लोगों ने एक वैल्यू पढ़ रखी है कि बी नॉट इज इक्वल टू वी आर एम एस इंटू रूट टू। पढ़ा है कहीं पे? अगर ये पढ़ा है तो ये आपको पता है कि 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, ये हो गया कितना 220, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है 1.41, टोटल 1.14, जितना हो जाएगा 1.41। इसको मल्टीप्लाई करिए, लगभग 311.09 वोल्ट ऐसा कुछ आएगा। और यहाँ पे इससे मिलता जुलता आंसर कौन सा है, 310। तो आंसर कितना हो जाएगा 310 वोल्ट। बात पहले पड़ी तो ये ध्यान रखना है। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि इसके बाद माध्य मूलमान और प्रारंभिक विभव, इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो यही होता है वी आर इंटू रूट टू। अब आपसे दे रखा है कि 220 वोल्ट के विद्युत धारा स्रोत का शिखर विभव कितना आएगा, तो वो हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले से। ठीक, नेक्स्ट। चलो, शुद्ध अर्धचालक को अपमिश्रित करने पर क्या होता है। तो अर्धचालक जानते हैं सिलिकॉन जैसे हो गया। अब हम क्या करते हैं मिश्रित करने पर, तो आपने कहीं भी पढ़ रखा है पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक, है ना। और आपने इसी में पढ़ी है क्या, डोपिंग। डोपिंग का मतलब अपमिश्रित, पी टाइप में एन टाइप में। और आपने पढ़ा होगा एक में क्या होता है, क्वार्टर होते हैं, कहीं पे क्वार्टर या होल जिसको बोलते हैं, और दूसरे में क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इन दोनों के ही केस में हमारी चालकता क्या हो रही थी, बढ़ रही थी ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी अर्धचालक है उसमें हम कुछ भी मिश्रित करेंगे तो मिश्रित करने पे उसकी चालकता हमेशा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, क्या पढ़ा है इसके लेकर के। तो आप लोगों ने कहीं पर रिलेशन पढ़ा होगा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, जहाँ पे रो क्या है, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। आर क्या है, आर हमारा प्रतिरोध है। एल क्या है, ये तार की लंबाई होती है। और ए क्या है, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब हमसे यहाँ पे पूछा है रो का, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा आर ए बाई एल। तो रो मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर, इसको लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर मीटर कट गया, इसका मात्रक कितना आ गया ओम मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक कितना होता है ओम मीटर, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। नेक्स्ट, कह रहे हैं लेंज के नियम को बताइए। लेंज का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान रखना है, 1 नंबर में पूछा गया है। तो इसमें हमेशा आपने कहीं पे पढ़ा होगा कि जब किसी भी फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है, तो विद्युत वाहकबल उत्पन्न होता है, उससे क्या उत्पन्न होती है प्रेरित धारा। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्रेरित धारा की दिशा होती है, ठीक है, लेंज का नियम बेसिकली इसी की बात करता है कि वो हमेशा, यानी प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारक का विरोध करती है जिससे खुद उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका मतलब है, ये ध्यान रखिएगा, लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस कारक का विरोध करती है, ठीक है, जिससे ये क्या हो रही होगी, जिससे ये स्वयं उत्पन्न हो रहे होंगे। और प्रेरित धारा किससे उत्पन्न होती है, फ्लक्स के परिवर्तन से। तो इसको दूसरे बात में ये भी कह सकते हैं कि जो लेंज का नियम है ये कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव उस फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करती है जिससे यह स्वयं उत्पन्न होती है। तो अगर 1 नंबर की वेरी शॉर्ट है,
एक नंबर के क्वेश्चन में तो हमको क्या करना होगा, इसी चीज को लिखना होगा कि ये क्या होता है। ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज इसमें और भी ध्यान रखना है कि किससे ये निर्भर करते हैं, यानी ये नियम किस पर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है, यानी ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित। तो नेक्स्ट टाइम पे हो सकता है पूछ ले लेंस का नियम किस पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट, पूर्ण अंतरिक्ष परावर्तन क्या होता है। देखिए, कहीं पढ़ा होगा कि ये हमारा क्या है, एक होता है हमारा डेंसर और एक होता है रेयर। डेंसर क्या बोलते हैं, सघन वेग या सघन माध्यम, और ये व्यायाम माध्यम। ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उसका आपतन कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो ऐसी कंडीशन पे प्रकाश उसी माध्यम में पुनः वापस आ जाता है। इस माध्यम पे, इस माध्यम से डाला गया होता है, ये उसी माध्यम में वापस आ जाता है। ठीक है। इस परावर्तन को लोग बोलते हैं क्या, पूर्णांतर परावर्तन। और इसके लिए एक ही कंडीशन होती है कि आपका आपतन कोण सदैव किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। ठीक है। तो दो चीजें, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर, ठीक है, और दूसरी चीज क्या, आपका आपतन कोण किससे बड़ा होना चाहिए, क्रांतिक कोण से। ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो आपका प्रकाश जिस माध्यम से आया हो, उसी माध्यम में वापस चला जाएगा। इसी घटना को बोलते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट, कार्यफलन। ये हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ पे, ये हम लोगों ने पढ़ा है आपका प्रकाश का हम्म, वहाँ प्रकाश सदित प्रभाव में पढ़ा मेरे ख्याल से। उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्यफलन मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी गई ऊर्जा, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो भी कार्य करना पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कार्य फलन। ठीक है। हम लोगों ने इसको डब्ल्यू से भी दिखा रखा है। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एस म्यू नॉट, ऐसे। और कहीं कहीं पे ये फाई सिंबल से भी दिखाया गया। ठीक, दिमाग में रखना है। आइंस्टीन की इक्वेशन भी कहीं पे पड़ी होगी अगर याद हो। तो आइंस्टीन का समीकरण कुछ इसी तरह से है, जिसमें हम लोग क्या दिखाते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू, सॉरी, एच म्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के, यानी जो भी फोटॉन अपनी ऊर्जा देता है उसका दो काम होता है। पहली चीज इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, और जो ऊर्जा बचे से वो गति करने लगता है। यहीं से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश सदित प्रभाव को सत्यापित करता है सिंह के समीकरण से। यह आ जाएगा। फिलहाल कारफलन के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा किसी भी धात्विक सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किया गया कार्य। ठीक है। हम लोग कर लेगा क्या, कारफलन। नेक्स्ट, फोटॉन की ऊर्जा के व्यंजक प्लांक का नियतांक और तरंग के, ठीक है। आप लोगों ने अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो फोटॉन होता है उसमें कितनी ऊर्जा होती है, एच में। म्यू किसको दिखाती है, आवृत्ति को। अब हम अगर आवृत्ति निकाले तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है 4 बराबर दूरी बटे
समय, क्योंकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश की चाल सूर्य से भी पाता है एस से। और दूरी यानी दो तरंगों के बीच की दूरी, उस दूरी को हम लोग दिखाते हैं किससे, लैम्बडा से। तो दूरी हो गई कितनी, लैम्बडा। समय कितना हो गया, टी। और 1/t क्या होता है न्यू। तो यहाँ से न्यू आ गया। न्यू की वैल्यू निकाल लो, कितना आ गया, C/लैम्बडा। ये वैल्यू उठाकर के रख दो, ये कितना आ गया, C/लैम्बडा। इसमें देखो जो जो चीज कह रहा हो वो आ गया। ई कह रहा था ऊर्जा, ऊर्जा आ गई। लांग नियतांक आ गया, लैम्बडा। आप, ठीक है, आगे चलता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 1 नंबर में पूछा गया है, लेकिन ये क्वेश्चन समझने वाला। कैसे, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि धनात्मक z एक्सिस में रखे तार में 10 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, हमें z एक्सिस पे दे रखा है। अब एक चीज, पहले सबसे पहली चीज, तो ये एम्पीयर में दे रखा है, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, तो 10/100। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 मीटर। अब इसको गौर से देखो, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ठीक, अगर कोई भी लंबा तार होता है, तो लंबे तार के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र आता है, उसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, μ0/2r2 पाई। μ0/2 पाई I/r। ठीक है, जहाँ पर μ0 की वैल्यू 2 पता ही है आपको, μ0 की वैल्यू कितनी होती है, μ0 की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷ है ना। ये कितनी होती है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अब अगर इसकी जगह पे वैल्यू रखी जाए, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई × 10⁻⁷। ये आ गया 2 पाई। धारा देखो दे रखी है कितनी, धारा दे रखी है 10 एम्पियर। दूरी कितनी आ गई, 0.1। यहाँ से पॉइंट हटाया, ये आ गया, आई से पाई पड़ गया, 2 से 2 पड़ गया, 2 × 10⁻⁷10⁻²। तो इसको सॉल्व कर देंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, 7 प्लस 2 कितने आ गए, 5। ठीक है, तो इसका मान कितना आ गया, 2 × 10⁻⁻⁵। ये तो चलो आ गया। अब हमें ये क्या पता चलेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, ये तो फॉर्मूला लग गया। अब डायरेक्शन के लिए कहीं पे पढ़ा होगा शायद, ये अंगूठा और ये हमारी 4 उंगलियां ऐसे, पढ़ा है ना, ये जिसको हम लोग बोलते थे क्या, राइट हैंड थंब रूल। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये क्या कहता है, इसको जरा सोचो। ठीक है, करंट किसमें बह रही है, यहाँ पे, तो जिसमें बह रही है उधर अंगूठा रख दो। ठीक, उसके बाद जो पॉइंट है, अपना पॉइंट, अगर इसको हम ऐसे समझो कि ये हमारी, क्योंकि दूरी दे रखी थी किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो अगर अंगूठा हम जेड पे रख दें, और उंगलियां अपनी सारी की सारी, यानी अंगूठा देखो हमको ऐसे बना दें, इसको हम थोड़ा उल्टा कर दें, ये है ऐसे, ये यहाँ पे अंगूठा है। ठीक है, उंगलियां आपको रखनी है किधर, इसकी तरफ।
तो अगर आप ऐसे रख रहे हो तो आपका जो पाम है, गलीली, वो किधर आ रही है, इस पे दिखा रही है ऐसे। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई एक्सिस को। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वाई एक्सिस की तरफ होगी। ये जो दाएं हाथ के हथेली का नियम है, इसको वो जरूर माना। ठीक है, जिसमें अंगूठा हमारा क्या होता है, धारा की दिशा में रखते हैं। उंगली जिस पॉइंट पे हमें क्या निकलने, चुंबकीय क्षेत्र निकलना है, तो जो आपकी हथेली होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पे बताइए किधर जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बढ़िया है, ये फॉर्मूला याद रखना। एम्पियर की परिभाषा है, एम्पियर की परिभाषा है, और एम्पियर पर नियम, और वही से उसका निकले उसमें ही आता है। नेक्स्ट है कि दो बिंदु आवेश को 20 मिनट और 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। ठीक है, तो बल अगर काम कर रहा है भैया, तो एफ बराबर हम लोगों ने पढ़ा है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, F1 मान लो, पहली समीकरण। फिर दूसरे में क्या कर रहे हो, परावैद्युतांक रख के दे रहे हो। परावैद्युतांक पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्योंकि आवेश तो बदल नहीं रहा, ना ही दूरी बदल रही है। तो ये दूसरी क्वेश्चन आ रही है, दोनों को डिवाइड कर दो, F1/F2। इधर में देखो, जो डिवाइड करोगे ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 4 πε0 के, नीचे आ जाएगा कितना, 4 πε0। यहाँ से देख लो, ये कट गया, तो 1/k ही बचेगा। ठीक है, तो ये के ऊपर आ गया। F1 का मान 80, F2 का मान 8, तो के का मान कितना आ गया, 10। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन कि आवेशों के बीच में लगने वाला बल, तो यही बल का फॉर्मूला पढ़ रखा है, लगा दिया तुरंत। चलिए नेक्स्ट। एक्स का मान पूछ रहा है, क्या है, समीकरण है, तो दोनों तरफ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या द्रव्यमान समान होगा। ये कितना हो गया, 7 2 9। कितना कम पड़ रहा है, 1, 14 4 18, 17 वही रखा है। तो ये भी कितना कम पड़ रहा है, 1। तो एक्स की जगह पे क्या होगा, एक को गुणा के इसका 1s1, और 1s1 को बोलते हैं क्या है, प्रोटॉन। तो इसका आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन। ठीक है, ये क्या होगा, हाइड्रोजन की दो उत्तरोत्तर, कहीं पे पढ़ा होगा बोर का नियम, जो कह रहा था कि जो इलेक्ट्रॉनिक संवेग होगा, कोणीय संवेग, वो कितना होता है, हमेशा H/2 पाई का पूर्ण गुणज। तो ये n से दिखाते थे, तो ये कितना आता था, NH/2 पाई। उत्तरोत्तर का क्या मतलब है, उत्तरोत्तर का मतलब पहले समझो, जैसे पहली कक्षा है n, तो अगली कक्षा कौन सी होगी, अगली कक्षा होगी n+1। इसी को बोलते हैं उत्तरोत्तर, एक एक करके बढ़ते चले जाओ। अब तुमसे कह रहा है कि अंतर कितना होगा, ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं, ये बताते हैं क्यों। तो एक कक्षा में हो जाएगा n+1 H/2 पाई। इसको डायग्राम से भी समझ लो, ये पहले एनवी कक्षा है। ठीक है, ये एनवी, ये कितनी, +1। फॉर्मूला तो वही रहेगा। ठीक, अब अगर दोनों को रखो तो H/2 पाई दो, दोनों में से कॉमन, अंदर कितना बचा है, n+1 माइनस एन। एन से एन कितना हो गया, कट गया, तो आंसर कितना हो गया, H/2 पाई। इसी को बोल रहे हैं क्या, पूरी समय में अंतर। ये इसलिए जरूरी है, हो सकता है अगली बार तुमसे पूछ दे कि हाइड्रोजन की जगह पे कोई दूसरा कर दे, कहते कि उसकी तीसरी कक्षा और दूसरी कक्षा में, या पहली और तीसरी कक्षा के बीच में कोणीय संवेग में अंतर। तो फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इनकी जगह पे वैल्यू बदल देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट। अल्फा कण के प्रकीर्णन में बताओ भैया कौन सा होगा, याद है नहीं, ये यहाँ पे नाभिक था, और ये यहाँ से ऐसे अल्फा पड़ जा रहा था, ये पे ऐसे ऐसे ऐसे, खूब सारे। तो पूछ रहा है जिस बल के कारण अल्फा पर प्रकीर्णित होता है, यानी इधर उधर जो जा रहा है, किस कौन सा बल लगता है।
गुरुत्वीय बल, पेलमी बल, नाभिकीय बल या चुंबकीय बल। बहुत सारे बोलों को में कौन सा बल? नाभिकीय बल, जो कि गलत होगा। ये क्या है? अल्फा का 2He4, ये इधर आ रहा है। और ये यहाँ पे कोई ना कोई आवेश है पॉजिटिव, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, तो ये बल कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय बल, जो पढ़ रखे हो। F = 1/4 1 Q2/r इसको गुलाम के नेम से निकला, इसलिए क्या बोल रहा हूँ? गुलाम बल, ध्यान रखना इसको। हम्म अब ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका परास। देखिए, जनरली इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ करके नहीं जाते हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों से पूछा है किसका पराबैंगनी विकिरण, ठीक है। पराबैंगनी यानी इसको यूवी बोलता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख ही लेंगे यूवी का, ठीक है। जो आवृत्ति प्रकाश होता है वो लगभग होता है 5.5 × 10⁻17 से 7.5 × 10⁻14, ठीक। इसी तरह से दृश्य किरण का, दृश्य किरण का जो आवृत्ति प्रकाश होता है वो होता है 7.5 × 10⁻14 से कितना, 4 × 10⁻14 हर्ट्ज, सारे हर्ट्ज में होंगे, ठीक। ये लिख लेना, ठीक। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? आवृत्ति, इसकी होती है, दृश्य विकिरण हो गया। इसी तरह से हम लोग किसका लिखेंगे? एक्स रेस का। तो एक्स रेस का कितना होगा? एक्स रेस का होता है 3 × 10⁻21, 1 × 10⁻16 हर्ट्ज, ठीक। दृश्य हो गया। सूक्ष्म तरंग है, सूक्ष्म या फिर इनको बोलते हैं माइक्रोवेव। इनका जो आवृत्ति प्रकाश होगा वो होता है 3 × 10⁻11, ठीक। अब चलो इसको देखते हैं, पराबैंगनी विकिरण, अल्ट्रावायलेट। देखो इसके बीच में सबसे करीबी कौन है? सारे तीन के टर्म में, तो अब केवल पावर चेक करो, 14 से 17, है ना। यानी इसके बीच में आनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की। चेक करो सी वाले को, देखो 10 की पावर 16, 14 से 16 के बीच में आ रही। इस वाला, ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें स्टार्टिंग ही 10 की घात 16 से कर रहा है, कह रहा है इससे ऊपर, जबकि शुरुआत है में 10 की पावर 14। इसलिए सबसे सुटेबल आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो इनको याद रखना, ठीक है। बाकी इसका पूछ लिया है, बाकी जो छूट रहा उनको भी देख लेना। नेक्स्ट कह रहा है सूर्य पृथ्वी की सतह पर 0.5 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। और हमसे कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब जो है 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले लेंस से बनाते हैं, प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा? अब देखिए ये चीज जो है आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कौन सा? ये इसका फॉर्मूला हम लोग को याद रखना पड़ेगा, डायमीटर इज इक्वल टू फोकल लेंथ इंटू थीटा, और थीटा किसमें होना चाहिए? रेडियन में। ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा जब क्या कहते हैं इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य पृथ्वी की सतह पर इतने डिग्री का कोण बनाता है, प्रतिबिंब इतना है, ठीक है। प्रतिबिंब इतना है तो व्यास कितना होगा? तो यहाँ पे डी क्या है? व्यास। एफ जानते ही हो, फोकस दूरी।
थीटा हमारा क्या है, कोड। और कोड किस में है, रेडियन में। तो रेडियन में अगर डिग्री में दे रखा है तो उसको बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करता है। डी निकालना है। ये कितना दे रखा है, 50। कोड दे रखा है कितना, 0.5। रेडियन में बदलना है यानी पाई बाई 180। सोल्व कर दो। 0 0 कैंसिल। 5 5 25 इंटू पाई अपॉन 180। 5 से कट कर दो। 5/36 इंटू पाई। पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख दो, या तो पढ़ रखी है कि 3.14 होती है। इसकी वैल्यू रख के सॉल्व कर दो। तो ये वैल्यू रखना, सॉल्व करना, लगभग कितनी आएगी, 0.436 सेंटीमीटर। ठीक है। ऐसे पहले इसको सॉल्व करोगे, डेसिमल लगाया, ठीक है, 36 ऐसे करके पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर जितना आएगा मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये वैल्यू किससे मैच कर रही है, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला। और ये ध्यान रखना कि कोड रेडियन में ही होगा। ठीक है, इससे कम नहीं करो, रेडियन ही में करना है। चलो नेक्स्ट। फिर तेरा दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को। तो दी ब्रोगली कैसे, तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m k। ये पूछ रहा है ना गतिज ऊर्जा में, तो गतिज ऊर्जा को कैसे दिखाते हैं, के से। तो ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है। तो कह रहा था व्यक्त करिए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना, रख देना है। ठीक। नेक्स्ट। हम्म ये कह रहा है कि सिद्ध करो कि अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोण ए का मान साइन इनवर्स 1/n से क्या हो, अधिक हो। कैसे करेंगे इसको, कोई आइडिया, कोई सुझाव। नहीं, चलो इसको आखिरी में करता है, बर्डन एकदम से नहीं बढ़ाता है। इसको देखता है, ये तो इजी है। कह रहा है, समान लंबाई के तारों के दो तारों के व्यासों का अनुपात 2:1। तो व्यास दे रखा है। ठीक है, लंबाई समान है, यानी L1 बराबर L2। ये दोनों की लंबाई समान है, व्यास अलग अलग है। पहला का व्यास 2 है और दूसरे तार का व्यास 1। कह रहे हैं कि तार के प्रतिरोधों की तुलना करिए। ठीक है भाई, हम लोगों ने कहीं पे पढ़ रखा है R = L/A, है ना। तो दोनों तार हैं, तो भाई एक पहले वाले तार को हम मान लेंगे क्या, एक को मान लेंगे R1, क्योंकि विशेष प्रतिरोध अगर एक ही चीज से बना है तो वो सेम ही रहेगा। तो ये इतना आ गया। R2 कितना हो जाएगा, रो L2/A2। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी। दोनों को बाय डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे कितना आएगा, R1 और R2 रो L/A1। ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो रो L1 इंटू A2 रो L2 इंटू A1। देखो ये दोनों तो कट गए, ये लंबाई समान है। बचा क्या, एरिया। एरिया कितना होता है, तो एरिया हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, πr² ना। πr² हो गया, ये πr1²। ये कितना हो जाएगा, πr2²।
पाई से पाई भी कट गया, तो बचा कितना, R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि डी डायमीटर जो होता है वो रेडियस का कितना होता है, हाफ होता है। तो अगर यहाँ से आप रेडियस निकालोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा, गलत। जो डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो अगर यहाँ से रेडियस का वैल्यू निकालेंगे तो डायमीटर का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रखो, ये आ गया D1/2 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, D2/2 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा D1 स्क्वायर ऑन D2 स्क्वायर। 4 4 है, ये कट जाएंगे। D1 की वैल्यू कितनी निकाली है, देखो दे रखी है। D1 कितना है, 1, सॉरी D1 है 2, और ये कितना है 1। तो आपने स्क्वायर कर दिया, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 4/1, या फिर कितना आ गया, 4:1। यानी जो आपसे पूछ रहा था R1/R2, इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:1 का, ऐसा कुछ होगा। गड़बड़ तो नहीं, देख लो भैया। देखो यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हुई है। ये जैसे A2 है ना, तो ये रेडियस यहाँ पे R2 होगी, ये R1 होगा। आप वो लोग ध्यान नहीं दे रहे होंगे, उल्टा सीधा परे जा रहे हैं। D2 स्क्वायर T1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये चेंज हो जाएगा बस। ध्यान रखना, ऐसे ही गलती होती है छोटी छोटी, आंसर गलत हो जाते हैं। तो D2 कितना है, यहाँ पे देखो, D2 है हमारा 1, और ये कितना है 2। तो इसका स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1:4। ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था, किल दे रखा था, दो दो कम पर कितना आएगा, वो हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट, दिल्ली तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद होगी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, दिल्ली आवृत्ति या दिल्ली तरंग दैर्ध्य। यानी ये बेसिकली किसकी बात कर रहा था, आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये बात कर रहा था कि अगर आपका प्रकाश, यानी जो आपकी आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वो इतनी होनी चाहिए कि वो क्या करे, वो किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का क्या कर सके, उत्सर्जन कर सके। ठीक है, तो अगर आपकी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसी भी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करने में सक्षम हो, तो उस आवृत्ति को बोलेंगे क्या, देहली तरंग दैर्ध्य या देहली आवृत्ति। ठीक है, ये बात पल्ले पड़ी। देहली तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यानी प्रकाश, इसका याद है ग्राफ में पढ़ा होगा, ऐसे करके कुछ, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट, फिर ऐसे, है ना। इसको देख लेना क्या होता है कि आप, ठीक है, तो देहली तरंग दैर्ध्य हमारा क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या होता है, कि किसी भी प्रकाश का वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जिसमें प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन हो सके, उस तरंग दैर्ध्य को हम लोग बोलते हैं क्या, देहली तरंग। नेक्स्ट, कह रहा है कि इस चित्र में एक धारा बह रही है,
अर्धवृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? तुझे यह पूछा है। पहली चीज, इस एल लंबाई के तार के लिए, और दूसरा अर्धवृत्त के द्वारा। ठीक। अब क्या होगा? देखो, पहले अगर एल के लिए लेंगे, तो अगर एल को तुम सीधे से जोड़ दो, तो एल के लिए देखो, ये दोनों सीधे आ रहे हैं, यानी जो केंद्र है वो इसी पे है। और हम लोग ने कहीं पे पढ़ा है बायो सावर्ट का नियम। ठीक है। तो बायो सावर्ट के नियम में गौर से देखना, आता है साइन थीटा। और अगर इस लाइन पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों और इसका अक्ष, मेन अक्ष सेम पॉइंट पे है, तो थीटा का मान या तो क्या होगा, 0 डिग्री, और या फिर कितना होगा, 180 डिग्री। और अगर हम साइन जीरो का मान रख देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इस लंबाई एल के लिए निकालेंगे, तो इसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका मान कितना आएगा, 0। ठीक। और वहीं दूसरे वाले में केस, ये पहला केस हो गया, रीजन समझ में। बायो सावर्ट का नियम अगर याद हो, इस तरह से हम लोगों ने डायग्राम बनाया था किसी तार के कारण इसे दिए गए बिंदु पर, तो ये ऐसे होता था, ये कोण बनता था, है ना। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या देख रहे हैं कि जो तार है उसका जो मुख्य अक्ष है वो इसी के समांतर हो गया ऐसे। तो ऐसे में बनने वाला कोण कितना हो जाएगा, या तो 0 या तो 180। दोनों पे मान 0 डिग्री होगा, इसलिए मान कितना हो गया, 0। फिर अगर हम दूसरे में बात कर रहे हैं, तो पूछ रहा है त्रिज्या आर के अर्धवृत्त की तरह, तो पूर्ण वृत्त के लिए फॉर्मूला क्या होता है? पूर्ण वृत्त के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है μ0/2 I/r। ये पूर्ण वृत्त के लिए होता है। जब अर्धवृत्त कहेगा, तो अर्धवृत्त के लिए क्या करोगे, इसका आधा कर दोगे, तो आधा कर दो इसी तरह। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सॉल्व करने पर, μ0/I, फॉर्मूला कितना, 4r। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, देन आर ट्राई है। हाँ, मान तो दे नहीं रखा है किसी को। ठीक। चलो नेक्स्ट। फिर आता है कलाबद्ध स्रोत क्या होता है। देखो, उसको हम लिखे थे हम, इसको बोलते हैं ऐसे दो प्रकाश स्रोत कलाबद्ध स्रोत कहा जाता है जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति समान हो और उनके बीच कालांतर समय के साथ नियत रहे, कांस्टेंट। ठीक है। तो कलाबद्ध स्रोत क्या होता है? कलाबद्ध स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगे क्या होंगी, जो भी तरंगे निकले उनकी आवृत्ति समान, और उनके बीच का जो कालांतर होगा वो समय के साथ क्या रहेगा, नियत रहेगा। अगर ऐसा होगा तो ये कहलाएंगे क्या, कलाबद्ध स्रोत। तो इनकी विशेषता क्या होंगी, यहाँ पे ध्यान रखना, इनकी विशेषता जो होती है, डेफिनेशन से ही समझ जाओगे। क्या पढ़ी है, कलांतर तुमने पढ़ा है ना, कलांतर समय के साथ नियत रहे, तो इसका मतलब है कलांतर क्या रहेगा दोनों के बीच, कलांतर या तो शून्य रहेगा या फिर स्थिर रहेगा। पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी चीज क्या होगी, उनकी तरंग दैर्ध्य।
ये हमेशा समान होगी। तीसरा, तीसरे में आपने पढ़ा होगा, अगर यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा तो देखा होगा कि जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं, है ना। तो उसके लिए सोर्स एक ही यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि अगर दो सोर्स हो गए, ठीक है, तो दो वाले जो सोर्स होंगे अगर अलग अलग सोर्स है तो वो एक तरह से यानी कलाबद्ध स्रोत नहीं बना सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, पहले एक सिंगल सोर्स लेते हैं, फिर उससे कुछ दूरी पर दूसरे स्लिट रखते हैं, और फिर उनसे यहाँ से तरंगों को बनाते हैं। ये इसीलिए बनाते हैं ताकि इनके जो कलाव हैं वो क्या रहे, एक समान। ठीक है, तो ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ये ध्यान रखना है। और कोई सवाल? नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन और छूट रहे हैं जो कि कहता है क्या, सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध करो चलिए करते हैं इसको भी। ये हमने बनाया प्रिज्म, ये है इसका क्या, प्रिज्म को। ओके, अब लाइट आएगी, ये पहले से कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ कॉम्पाउंड ने इस तरह से बनाया होगा, है ना। इस वाले को बोलते हैं R1, ये होता है हमारा क्या, R2। ठीक, रिफ्लेक्शन। अब अगर मान लो कि ये हमें क्या कराना है, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि जब ये लाइट यहाँ से यहाँ पे पड़े तो ये बाहर ना जा पाए। और ऐसा होने के लिए कंडीशन क्या है, पीछे पड़ा है कि जो आपतन कोण होना चाहिए वो हमेशा क्रांतिक कोण से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक, और हमने कंडीशन पढ़ रखी है प्रिज्म के लिए कि ए इज इक्वल टू R1 + R2 होता है। ठीक है, ये अगर ना पढ़ी हो तो एक बार देख लेना प्रिज्म, ये हम लोग जब ये इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कंडीशन आती है ए इज इक्वल टू R1 + R2। तो अगर हम यहाँ से R2 की वैल्यू निकालें तो ये कितनी निकल कर आएगी, A - R1। अब अगर ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखो तो कंडीशन क्या बन गई, A - R1 इज ग्रेटर देन क्या, C। और या फिर इसको उधर भेज दो, ए का मान कितना हो गया, C + R1, है ना। अब इसका क्या मतलब है, ये दिख रहा है, ये चीज समझ में आ रही कि नहीं। हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर यहाँ से हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना तो R2 का मान क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से बड़ा, तभी तो ये वापस अंदर आएगी। तो ये हमने लगाया। फिर हमने पढ़ रखा था कि, हमने पढ़ रखा है कि किसी भी प्रिज्म के लिए E = R1 + R2। यहाँ से R2 का मान निकाला, उठा करके यहाँ पर रखा,
तो ए की वैल्यू यहाँ से निकाली। ठीक। अब क्या होता है कि अगर हमें टोटल यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए हम क्या मानते हैं कि जो आर का मान होता है, R1 का मान, वो कम से कम हो। ठीक, यानी यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कम से कम हो, किस लिए? ताकि हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सके। तो ऐसे कंडीशन पे हम इसको मिनिमम रख सकते हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या? मिनिमम का मतलब हो गया कि भाई हम इसको क्या कर दें, जीरो कर दें। तो ऐसे में यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? C+0 एंगल, यानी ए इज इक्वल टू कितना आ गया? ग्रेटर देन सी। ठीक है। अब अगर क्रांति कोण पढ़ा हो तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ रखा है कि साइन सी इज इक्वल टू कितना? 1/n। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 1/n। ये वैल्यू उठा बिल्कुल यहाँ पे रख दो। तो ए इज ग्रेटर देन कितना? साइन इनवर्स 1/। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपके प्रिज्म का प्रिज्म कोड है वो अगर साइन इनवर्स 1/n से बड़ा होगा तब जा करके आपके उसके अंदर क्या होगा? पूरा आंतरिक परावर्तन। ये इतना सा लॉजिक यहाँ पे लगाना था। ये वाला क्वेश्चन क्या था ट्रिकी, फिर से समझो। कह रहा था सिद्ध करिए अपवर्तक तल से प्रकाश किरण का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तभी संभव है जब प्रिज्म कोड ए का मान इससे ज्यादा हो। तो देखो हमने ये डायग्राम बनाया कि भाई प्रिज्म पे ये लाइट दी, यहाँ से अपवर्तन हो, यहाँ से अपवर्तन हो। अब अगर ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन है तो इसका मतलब है लाइट बाहर नहीं जानी चाहिए। तो लाइट बाहर नहीं जाएगी किस बिंदु से? R2 से। तो R2 का मान क्या होना चाहिए? क्रांति कोण से बड़ा होना चाहिए। हम लोगों ने प्रिज्म के लिए पढ़ा है कि ए बराबर कितना आता है? R1 + R2, यानी आंतरिक कोणों के योग के बराबर। ये उठा दिया, R2 की वैल्यू निकाली, R2 की वैल्यू यहाँ पे रखी, ए की वैल्यू निकाली। अब हमने पढ़ा कि अगर इसको आंतरिक परावर्तन कराना है तो ऐसे कंडीशन पे R1 का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो हमने न्यूनतम यानी इसको जीरो कर दिया। तो ए बड़ा हो गया सी से। अब साइन सी और एंड यानी क्रांति को और अपवर्तन के बीच का संबंध ये निकाल रखा था। सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, उठा के यहाँ पे रख दी। तो ये जो वैल्यू आई है हमको यहीं से निकालना था। ठीक है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं एक एक नंबर में। तो जहाँ पे जो चीजें आती जा रही हैं उसको देखते जाओ, ये एक एक नंबर में किस तरह से लिखना है, करना है। ठीक है। जो नई नई चीजें आ रही हैं उनको देखो, जो चीज पूछी गई हैं या किस तरह से और पूछी जा सकती हैं को दिमाग में रखना। ठीक है, ये पहला पार्ट है। इसी तरह से हम लोग बाकी और पार्ट लाएंगे। तो इसको देखो, जहाँ पे समझ में ना आए कमेंट करना कि ये कोई चीज़ समझ में नहीं हो। ठीक है। थैंक यू।